बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शुआला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 24। इस मसले पर ड्राइवर एक्सपर्ट होता तो फौरन गाड़ी रोकने की कोशिश करता, मगर वो रुकने की बजाय इसी रफ्तार पे संभालने की कोशिश किए जा रहा था और उसके साथी खिड़कियों में से फायर किए चले जा रहे थे। ये सिलसिला कुछ देर ऐसे जारी रहा। लड़खड़ाती गाड़ी से फायर करना हमाकत के सिवा कुछ न था। वो गोलियां जाया किए जा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार उस वक्त 10 मील से कम थी। मैंने ड्राइवर को रफ्तार और कम करने को कहा। उसी वक्त सामने वाली गाड़ी झटका खाकर बाईं जानिब झुक गई। उस तरफ की खिड़की से फायर करने वाले का जिस्म झटके के साथ आधे से ज्यादा बाहर निकल आया। गाड़ी दोबारा सीधी होने से पहले मैंने उसका निशाना लेके फायर किया और वो गाड़ी से फिसलकर बाहर गिर पड़ा। उसके दूसरे साथियों ने शोर मचाया। लड़खड़ाती हुई गाड़ी 10 कदम पे जाके रुक गई। हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोकते रोकते दोनों व्हील सड़क पे पड़े हुए आदमी पे से गुजारे। दरवाजा खोल के बाहर निकलने लगा। अगली गाड़ी का दाएं जाने वाला दरवाजा खुला। एक आदमी ने नीचे कूदते हुए ड्राइवर पे फायर कर दिया। वो तेजी से घुटनों के बल बैठा। मैंने तेजी से दरवाजा खोला, टांगे बाहर निकाली और गोली विंड स्क्रीन को तोड़ती हुई मेरे सर के पास से गुजर गई। दूसरे लम्हे मैंने फायर करने वाले को सड़क पे गिरते देखा। मैंने बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के इंजन को कवर करके सामने वाली गाड़ी से निकलने वाले तीसरे आदमी पर फायर किया। गोली उसके दाएं बाजू पे लगी। उसका रिवॉल्वर छूटा और वो बाएं हाथ से बाजू को थामकर घुटनों के बल बैठ गया। मैं इंजन के सामने से घूमकर दाईं तरफ आया। ठोकर से उसका पिस्टल दूर फेंका। उस तरफ मेरा ड्राइवर मेरे आदमी का पिस्टल थामे उसके सीने पे सवार था। मैंने उसके सर का निशाना लिया, लेकिन वो पूरी तरह उलझे हुए थे और इतनी तेजी से उलट पलट हो रहे थे कि गोली चलाने में अपने ड्राइवर को निशाना बना देने का खतरा महसूस हुआ। मैंने पिस्टल नीचे करके पूरी ताकत से उसके सर पे बोर्ड की ठोकर लगाई और वो एक चीख मारकर बेहोश हुआ। उसका पिस्टल मेरे ड्राइवर के हाथ में आया और वो उछल के खड़ा हुआ। जिंदाबाद कह के मैं अपने सामने वाली गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसका ड्राइवर फरार हो चुका था। अमीना पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी। मैंने अमीना को उठाने की कोशिश की तो वो लाश की तरह सीट से लुढ़क गई। मैंने जख्मी बाजू वाले आदमी को भागने की कोशिश करता देखकर उसकी कमर का निशाना दिया। वो धमाके के साथ मुंह पे वाल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपने ड्राइवर को पुकारा, फिर अमीना की तरफ देखा। अमीना की नब्ज साकित हो चुकी थी, लेकिन दिल की हरकत बाकी थी। मेरा ड्राइवर आवाज सुन के दौड़ता हुआ आया और हामता हुआ कहने लगा, निकल गया साहिब, ड्राइवर निकल गया। कोई बात नहीं, इसे भी देख लेंगे, इसे संभालो। अच्छा। उसने झुक के अमीना के तनस्सुब का जायजा लेने की कोशिश की, फिर बोला, खान बेहोश है साहिब। हाँ चलो, इन्हें अपनी गाड़ी में डालो। पानी? लेकिन पानी यहाँ कहाँ से आया? हैरम काहिरा पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, सुबह होने वाली है, जल्दी करो। हम दोनों ने मिलकर अमीना को उठाया, गाड़ी में लाकर पिछली सीट में लटाया। ड्राइवर ने फौरन ही स्टीयरिंग संभाल के गाड़ी बैक की, फिर टर्न लेकर तेजी से काहिरा की तरफ चल पड़ा। मैं भी पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने अमीना का सर अपनी गोद में रख लिया था। मैं उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। कोई चंद मील का फासला तय हुआ था कि ड्राइवर ने कहा, साहिब, काहिरा जाना मुनासिब नहीं। हमारी गाड़ी का विंड स्क्रीन टूटा है। गाड़ी गिर्द आलूद है। शहर में दाखिल होते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। तो फिर कहाँ चलें? साहिब, गाड़ी को सड़क से उतारना खतरनाक है। खोजी जमीन सूंघ के बता देंगे कि हम किस तरफ गए हैं। थोड़ी देर के बाद हम पुलिस के नरगे में होंगे। तो फिर क्या किया जाए? बेहतर यह है कि आप पुलिस स्टेशन पहुंचे, तमाम वाकया बताएं, हमें होटल से गवाह मिल जाएंगे। वो बोलते बोलते रुक के सोचने लगा, फिर बोला, नहीं, शायद कोई गवाही देने को तैयार ना हो। असल में खशमान जिक्री बड़ी खतरनाक चीज है। उसका नाम आते ही लोग काम जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। काहिरा के मुज़ाफ़ात में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? ऐसा कोई नहीं जिस पे एतमाद किया जाए? अगर रुपया देकर उनके मुंह बंद करने की कोशिश की जाए तो उनके मुंह फैलते जाएंगे। मैं समझ गया। तुम्हारे खुलूस का शुक्रिया। चले चलो, शायद किसी नहलस्तान या मुसाफाती बाग में पानी मिल जाए। बस ये होश में आ जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ड्राइवर न जाने की सोच में डूबा, फिर आस्था से बोला, अगर ये होश में न आई तो अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। मैं एक बार फिर अमीना की तरफ हुआ, लेकिन इस पे खिलाने चुलाने का कोई असर ना हुआ। मैंने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में आता है साहिब, लेकिन आपकी नाराजगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँगा दोस्त, तो मेरे दोस्त हो। जिन हालात में आप हैं साहिब, अब तो मैं भी आपके साथ शामिल हो चुका हूँ। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो।
آپ کے لیے لاش گلے میں ڈال کے پھرنا موت کو دعوے دینا ہے، بہتر ہے آپ، مگر یہ ابھی زندہ ہے، مری نہیں۔ صاحب معافی چاہتا ہوں، یہ لاش بے شک ابھی نہیں لیکن ہو جائے گی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آپ کی بیوی نہیں محبوبہ ہے۔ صاحب یہ تو زندگی کے کھیل ہوتے ہیں، بہت سی مل جائیں گی آپ کو، اپنی زندگی بچانے کی کوشش کریں۔ نہ جانے کیوں میرے بدن میں ایک لرزش پیدا ہوئی، وہ واقعی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں یہاں جن حالات میں گرا ہوا تھا ان کو دیکھتے ہوئے اس کا مشورہ بہتر تھا۔ اب اس بیچارے کو کیا معلوم کہ امینہ نے میرے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، یا میں اس کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں۔ ڈرائیور جیسے میرے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، 4 بجنے والے ہیں صاحب، 2 گھنٹے پر دن نکل آئے گا، پھر یہ چانس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ اگر شہر میں داخل ہونے کے بعد ڈاکٹر انہیں ہاسپٹل یا پولیس اسٹیشن جانے کا مشورہ دیں تو آپ اس پر عمل کر سکیں۔ میں نے گہری سانس لی، ڈرائیور کے الفاظ پر میرا دل ڈوبنے لگا۔ ڈرائیور کو جواب دینے کے بجائے میں نے جھک کر امینہ کے منہ پہ منہ رکھا، پوری قوت سے اسے تنصف دینا شروع کیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا کیا کہ امینہ کے تنفس میں باقاعدگی رونمائی ہونے لگی۔ میں نے اس کے سینے کا تار چوف دے کر بائیں جانب کان رکھ کر دل کی دھڑکن کا جائزہ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبضیں اعتدال پہ آنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ میں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا، امینہ ہوش میں آؤ۔ امینہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی، پھر اس نے میری کلائی پہ گرفت کر لی، پھر اس کی کمزور آواز ابھری، اب ٹھیک ہوں میں، کہاں تم رک گئے تھے، ان ظالموں نے تو میرا۔ وہ گلے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ امینہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے سسکیاں لینے لگی۔ تو ڈرائیور نے کہا، خدا کا شکر ہے جناب، کیا حکم ہے؟ ایسے ہی آہستہ آہستہ چلتے رہو، قاہرہ کے مسافات میں ہمیں اتار کر پہلے گاڑی کی مرمت کرواؤ، یہ خطرناک ہوگا، آپ مقامی زبان نہیں جانتے اور خانم شاید پیدل چل سکیں، اگر پھر بے ہوش ہو گئی تو مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے مینا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب کیسی ہو مینا؟ گاڑی سے اترنے کی کیا ضرورت؟ میں نے اسے تفصیل سے وجہ بتائی تو وہ بولی، پھر تو بہتر یہی ہے کہ ہم کسی نہستان میں اتر جائیں، ڈرائیور گاڑی لے کے چلا جائے اور شہر میں جا کے شیشے وغیرہ تبدیل کروائے، پھر واپس آ کر ہمیں لے جائے۔ کیا خیال ہے دوست، سنا تم نے؟ جی صاحب ٹھیک ہے، سن لیا خانم، اب ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر گاڑی ٹھیک ہونے تک اس واقعے کی اطلاع شہر میں نہ پہنچے تو پھر کوئی خطرہ نہیں، میں آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لیتا آؤں گا اور پھر قاہرہ یا جہاں آپ کہیں جائیں گے چلوں گا۔ میں نے امینہ کی طرف دیکھا، قاہرہ کے سوا اور کہاں جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اگر قاہرہ ہی جانا ہے صاحب تو میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی ہے۔ قاہرہ کے اس طرف نہلستانی حصے میں ایک ہوٹل ہے، میں قاہرہ کو بائیں جانب چھوڑ کر آپ کو اس طرف نکال لے جاتا ہوں، اس ہوٹل میں آپ کا قیام کرا کے واپس قاہرہ آ کے گاڑی ٹھیک کرا لوں گا۔ یہ تو بہتر ہے، گویا تم یہ چاہتے ہو کہ مخالف سمت سے قاہرہ داخل ہونے پر سکندریہ والی سڑک کے واقعے سے اس گاڑی کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے۔ بالکل یہی جناب، 5 میل کا چکر کوئی بڑا چکر نہیں، صبح ہونے تک وہاں پہنچ جانے پر کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ ہم کس طرف سے آئے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے چلو۔ اس کے بعد ڈرائیور نے گاڑی سنبھال لی اور اس بار گاڑی سے ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ہم نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر میں مجھ پہ غنود کی تاریخ ہونے لگی۔ ڈرائیور کچھ کہہ رہا تھا لیکن مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا، کبھی کبھی خونہا کرتا جا رہا تھا۔ ڈرائیور کی آواز ابھری، صاحب سوئے نہیں، باتیں کیجیے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اگر سو گیا تو جانتے ہیں کیا ہو جائے گا، سو جاؤ یار پھر، میں نے کہا اور ڈرائیور زور سے ہنسا اور بولا، سو جاؤں؟ ہاں ہاں سو جاؤ، اور ایکسیڈنٹ میں جو کچھ ہوگا اس کا آپ کو اندازہ ہے؟ ایکسیڈنٹ کا نام سن کر میں ایک دم ہوش میں آیا اور میں نے کہا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ آپ مجھے بھی سونے کا مشورہ دے رہے تھے۔ نہیں سوری، چلو باتیں کرو۔ بہرحال ڈرائیور مجھے وہ واقعات بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگوں کو پہچان گیا ہے، وہ ذکری کے ہی آدمی تھے۔ انہوں نے ہوٹل میں پہنچ کر اچانک اسے پیچھے سے آ کے خاموش رہنے کے لیے کہا، پھر باندھ کر ٹیکسی میں ڈال دیا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ بولا، اب سو گئی کیا؟ نہیں، میں جاگ رہا ہوں۔ دراصل میں خاموش اس لیے ہوں کہ مجھ کو خانم کی چیخ سن کر مدد کو پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ یہاں تک پہنچ کے ابھی میں نے اتنا ہی کہا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں اسے جو کچھ بتاؤں گا وہ اس کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ اس نے مجھے خاموش ہوتا ہوا دیکھ کر کہا، آپ اس وقت سو رہے تھے صاحب؟ نہیں، سینے پہ پسٹل لیے کھڑا تھا، بس کچھ لمحوں کی دیر ہو گئی۔ اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر آپ یقیناً کھڑے کھڑے سو گئے ہوں گے۔ خیر اب مت سوئیے گا، آگے پہاڑی سلسلہ ہے، راستہ انتہائی خطرناک ہے اور میری آنکھیں تیزی سے بوجھل ہوئے جا رہی ہیں۔ کاش ایک پیالی چائے مل جاتی۔ تیز چلاؤ تاکہ ہم جلدی ہوٹل پہنچ جائیں۔ زیادہ تیز نہیں چلا سکتا، چڑھائی شروع ہو چکی ہے۔ میں نے پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی، امینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ امینہ بے خبر سو رہی تھی، گاڑی بلندی پہ چڑھتی بار بار مڑتی اور گھومتی جا رہی تھی۔ یہ وہ راستہ نہ تھا جس سے ہم یہاں تک آئے تھے۔ بلندی پر پہنچنے کے ساتھ ہر موڑ پہ سڑک کے کنارے کنارے بڑے بڑے پتھروں پہ سفید کر کے خبردار لکھا گیا تھا،
सड़क पे दो तरफा ट्रैफिक गुजरने के लिए कहीं कहीं चट्टानें काट कर कुशादा कर ली गई थी। मैं खिड़की से झांक कर निशेब की तरफ देख रहा था। पहाड़ी के दामन में भी सब्जी का नामो निशान नहीं था। दरख्त, ना झाड़ियां, खदे नजर तक दश्त आबो गया। कहीं कहीं खजूर के दरख्तों के झुंड नजर आते थे। इंतहाई वहशतनाक माहौल था। ड्राइवर भी खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। मैंने आंखें बंद की। बमुश्किल 1 मिनट गुजरा होगा कि गाड़ी किसी चीज से टकराई। एक जबरदस्त झटका लगा, साथ ही ड्राइवर की चीज सुनाई दी। या अल्लाह! मैंने आंखें खुलते ही दरवाजे के हैंडल पे हाथ डाला। दरवाजा खुल गया। उसी वक्त गाड़ी नीचे लुढ़कने लगी। एक लम्हे में मेरी समझ में सब कुछ आ गया। मैंने बाहर छलांग लगाई। दूसरे लम्हे गाड़ी का पिछला हिस्सा पत्थरों से ऊपर उठा। गाड़ी ढलान पर लुढ़कियां खाती गहराइयों में जाने लगी। मैंने सड़क की तरफ लुढ़क के आंखें बंद कर ली। मेरा अजीज तरीन रफीक सफर और एक काबिल एतमाद इंसान जो मुख्तसर अरसे में बेहतरीन दोस्त बन चुका था, इस तरह मौत के मुंह में जाते देखने के ताब में मुझ में न था। इस सदमे ने मुझे बुरी तरह हिला के रख दिया। कुछ देर बेहिस्सा हरकत पड़ा रहने के बाद मैंने अपने आप को संभाला, उठ के खड़ा हुआ, लेकिन इस दौरान में गाड़ी को इंतहाई गहराई में जाते देखता रहा और फिर इन गहराइयों ने गाड़ी को निगल लिया। ना कोई धमाका हुआ, ना शोले भड़के, हर तरफ खामोशी और अंधेरे के सिवा कुछ न था। मैं कुछ देर तक दीवानों की तरह नीचे देखता रहा। दूर दूर तक पत्थरों की छोटी बड़ी चट्टानें नजर आ रही थी। गाड़ी ऐसे गुम हो गई जैसे इसका कोई वजूद ना हो। मेरे दिल पे चोट लगी, आंखें भर आईं। ये हादसा इस कदर तेजी से हुआ था कि बदहासी में मुझे अमीना का ख्याल ना रहा और जान बचाने के फितरी जज्बे से मगलूब होकर मैंने अंधाधुंध छलांग लगाने के सिवा और कुछ न सोचा। काश गाड़ी का दरवाजा खोलने में एक लम्हे की देर होती और मैं भी इन दोनों के साथ होता। मेरी आंखों से आंसू के 2 कतरे टपक के रुखसारों पे बह गए। मैं इंसानी जबलत पे बेख्तियार गौर करने लगा। मैं हकान जमशेदी, जो इस वक्त तक एहतियारी और गैर एहतियारी तौर पे हालात से मजबूर होकर मुद्दत कत्ल कर चुका था, इंसानी जिंदगी को अब कीड़े मकोड़ों की ज्यादा हैसियत नहीं देता था। कानून मकाफात का शिद्दत से कायल होने के बावजूद अपने दूर रकीकों की अलमनाक मौत पे रो रहा था। जहन की इस नई करवट से मुझे अपना किरदार मुज़हिका हेज नजर आने लगा। हयात ने एक और पलटा खाया। शाम से इस वक्त तक गुजरे हुए तमाम वाकयात मेरी नजरों के सामने घूमने लगे और मैं सहर ज़दा सा होकर उनमें डूब के रह गया। आज की रात मेरे अरूजो जवाल की रात थी। कामयाबी और नाकामी की रात थी। खतरनाक दुश्मनों पे गालिब होकर मगलूब होने की रात थी। और अभी तो ये रात बाकी है। अभी न जाने कब इसकी सहर होगी। पता नहीं सहर होगी भी या नहीं होगी। वैसे अब मुझे सुबह शाम से कोई दिलचस्पी न थी। मेरे लिए कोई सहर शादमानी या मुसरत का पैगाम लेकर नहीं आ सकती थी। काश इस रात के अंधेरे में मुझे निकल लेने के लिए काफी होते। मुझे बड़े जोर का चक्कर आया, टांगे कांपने लगी और मैं खुद को गिरता महसूस करके एक पत्थर का सहारा लेकर बैठ गया। दिल शकिस्ता, मायूस और अफसुदा जिस्म पर कहराज तक न आने के बावजूद जख्मों से चूर बैठते ही नजरों के सामने फिर वो तमाम मंजर आने लगे और यूं लगा जैसे मेरे दिमाग में कोई चरही सी चल रही हो। आंखों के सामने शदीद अंधेरा आया। मुझे नहीं मालूम कि ये कैफियत कितनी देर तक रही, लेकिन मैं जब चौंक के बेदार हुआ तो सुबह ना हुई थी। मेरे बेदार होने की वजह किसी कार के इंजन की आवाज थी। सड़क पे उसकी रोशनियां गर्दिश कर रही थी। दूसरे लम्हे कार मेरे करीब आके रुक गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। स्टीयरिंग पर एक शख्स अरबी लिबास में मलबूस बैठा था। पिछली सीट पर कोई औरत थी जिसका चेहरा महसूस अरबी अंदाज में काले निकाब से ढका हुआ था। एक इंतहाई नफीस और पुरसहर खुशबू उसके वजूद से उठ रही थी। अचानक उसकी आवाज आई, यहाँ मरने का इरादा है, आओ कार में बैठ जाओ। हैरत की बात यही थी कि अल्फाज उर्दू में अदा किए गए। तलफ्फुज़ भी इंतहाई नफीस था। जहन के पर्दे पर लहर सी गुजर गई। ये हसीन आंखें जो मेरी नजरों के सामने हैं, कहीं देखी है मैंने, और ये आवाज दिमाग ही खराब हुआ है शायद। सहराए मिस्र के इन पुरहतर रास्तों पर इत्फाकिया तौर पर गाड़ी में बैठी हुई एक औरत भला मेरी शनासा कैसे हो सकती है। असल में हर ऐसे वजूद को हवस की आंख से देखने का आदी हो गया था। हर औरत जानी पेशानी महसूस होती थी। अमीना तो खैर अपना सफर पूरा करके मेरा साथ छोड़ गई थी। जाहिर है अब मैं भटकने वालों में से था। अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि वही हसीन आवाज मुझे फिर सुनाई दी, दीवाने हो चुके हो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? बनाई तो है तुम्हारी कभी की खत्म हो चुकी है, लेकिन समाज भी खत्म है। मैं कह रही हूँ ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। यहाँ तुम किसी मुसीबत से अपने आप को बचा न सकोगे। कार में बैठो, ड्राइवर इसे अपने पास जगा दो। अरबी ड्राइवर नीचे उतरा। उसने मेरा बाजू पकड़ के कहा, वाकई आप यहाँ खतरे में है जनाब, आइए इस तरफ बैठ जाइए। वो घुमा के मुझे दूसरी तरफ लाया। वो अंग्रेजी में बात कर रहा था जिसे मैं अच्छे से समझ रहा था। दरवाजा खोलकर उसने मुझे अंदर बिठाया, फिर पीछे देखकर बोला, आगे चलूं आलिया हजरत? हाँ चलो।
ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मैं सहर ज़दा सा बैठा था। वो उर्दू में बोली, भटकना इंसानी फितरत है। इंसान और शैतान अजल के साथी हैं। शैतान हर वो दरवाज़ा खोलता है जो बुराई की तरफ जाए, क्योंकि इसका अमल ही यही है। लेकिन बचने की तलकीन भी तो बार बार की गई है। कब तक भटकते रहोगे, कहाँ कहाँ भटकते रहोगे। पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे, क्यों भटक रहे हो? आगाज जहाँ से किया अंजाम वहीं हो सकता है। बेशक ताल्लुक एक बड़े घराने से था। जो भूखे होते हैं तो अल्लाह के करीब होते हैं, उसे याद करते हैं। भड़ाई सिर्फ ये थी कि तुम पेट भरे थे। मैं हैरत से उसकी हसीन आवाज सुन रहा था और गौर कर रहा था कि कौन है ये। मेरे बारे में ऐसे बातें कर रही है जैसे मुझे अरसे से जानती हो। हाँ, हम लोग सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, अगर कोई हमसे मुखातिब है तो वो कौन है, हमारा उससे क्या ताल्लुक है। ये कहकर उसने अपना चेहरा निकाब से हटाया। मेरे दिल की धड़कनें जैसे बंद हो गई। वो कलाडिया थी, कर्नल सगीर की बेटी कलाडिया, जिसे मेरी मुलाकात गिलगिते में हुई थी, जो इस वक्त भी एक पुरअसरार किरदार थी। अब तो मजीद पुरअसरार हो गई थी। उसके बारे में मुझे तफसीलात पता चल चुकी थी। एक अंग्रेज माँ की औलाद थी। कर्नल सगीर ने इस औरत को आखिरी वक्त तक मुसलमान नहीं किया था, लेकिन कलाडिया यहाँ इन हालात में और इस अंदाज में मुझसे गुफ्तगू कर रही थी जैसे से मेरे बारे में सब कुछ पता हो। मैं शिद्दते हैरत से उसे देखता रहा। वो बोली, बहुत से एतराफात करना पड़ते हैं। तुम हैरत के जिन लम्हात से गुजर रहे हो वो गैर फितरी नहीं, और मैं जिन हालात से गुजर रही हूँ वो भी गैर फितरी नहीं। ये कमबख्त दिल कभी कभी ऐसी जज्बों से आशना कर देता है जो बेख्तियार जज्बे होते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी उसी वक्त जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। मैंने न जाने कितने हफ्ते तुम्हें अपनी आरज़ू में बसाकर सोचे थे, लेकिन फिर तुम उन रास्तों पर बहुत दूर निकल गए जो बुराई के रास्ते थे। मैंने अपने कदम रोक लिए। मैंने सोचा कि कैसे इंसान हो तुम, जो खुद अपनी बेहतरी की भी नहीं सोचते। तुम समझदार थे, होशो हास में थे, लेकिन तुमसे ज्यादा बेखास कोई न रहा था। अरे बेवकूफ आदमी, मौत की कुव्वतें न जाने कैसे कैसे अमल करती हैं। न जाने कौन कौन कैसे कैसे रास्तों का राही होता है और वो दूसरों को भटकाने के लिए जदोजहद करता है। भलाई की इसी मंजिल से बचना तो ईमान का रास्ता है। कलाडिया हो ना तुम? हाँ, मगर कलाडिया कुछ नहीं। मौका ही कहाँ दिया तुमने। मैंने पहला ही हाथ देखा था तुम्हारे लिए कि तुमने रास्ते बदल लिए। एलिस फेवरी और दूसरी बहुत सी लड़कियाँ। बोलो, गलत कह रही हूँ? चलो, लड़कियों को जहन्नम में झोंको, मुझे भी जहन्नम में झोंको। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा अपना दीन, अपना ईमान क्या है? तुमने कभी इस पे गौर किया? क्या ये गौर किया तुमने कि तुम्हारा ताल्लुक किस मजहब से है और वो अफजल तरीन मजहब है? उसके लिए कुछ जुस्तजू करने की जरूरत नहीं। वो तो इस कायनात का अहलाकी मजाक है जो तमाम मजाहिब की नफास्तों, भराइयों और मोहब्बत से बसा हुआ है। सब अपने अपने मजहब के पैरोकार होते हैं। अगर कोई हमें अपने मजहब का कोई बड़ा इंसान बनाने के बारे में सोचता है तो क्या तुम ये नहीं जानते या फिर तुम्हारी तरबियत नहीं की गई कि खुद तुम्हारा ताल्लुक किस मजहब से है? इसमें एक अदना सा इंसान इन बड़ी बड़ी कुव्वतों से ज्यादा ताकतवर ईमानी कुव्वत रखता है जो दूसरे मजाहब की आखिरी कुव्वतें होती हैं। वो लोग तो हर तरह से ये चाहेंगे कि तुम्हें अपने आप में शामिल करके अपना मर्तबा बुलंद करें। इसके लिए वो जादुई कुव्वतों के जाल बिछाएं या कुछ भी करें। कम से कम तुम्हें तो सोचना चाहिए कि तुम खुद क्या हो। कलाडिया, तुम यहाँ, मैं हर जगह हूँ। वहाँ भी थी मैं जब तुम वासराय के ऑफिस में बंद हुए। मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ तैयार थी। उसके बाद हर जगह, समुद्री जहाज पे, दूसरी जगहों पे तुम्हारे लिए न जाने कौन कौन कमर बरसा था। मगर तुम तो हुस्न के दीवाने थे। अपनी जिंदगी की हिफाजत या फिर अपनी अना की तस्कीन, अपनी हवस की तस्कीन, इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या था? कभी वक्त के फासलों को तय करके देखो, कभी इन रास्तों की तरफ चलकर तो देखो। अचानक ही कार को एक झटका लगा और वो रुक गई। मैं कलाडिया की बातों में गुम था। ड्राइवर ने सामने देखकर कहा, वो लोग सामने रास्ता रोके खड़े हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ। मेरी नजरें भी उठ गई। अचानक ही मेरे रोंगटे खड़े हुए। दो कारें इस तरह रास्ता रोके खड़ी थी कि कार को रास्ता नहीं मिल रहा था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। कलाडिया भी दूसरी तरफ उतरी। मेरे लिए भला इसके अलावा चारा कार क्या था कि मैं भी नीचे उतर जाऊं। चुनाचे मैं भी दरवाजा खोल के नीचे उतरा। सामने वाली दोनों गाड़ियों के करीब बहुत से अफराद खड़े थे। मैं आंखें फाड़ के उसे देखने लगा। चंद कदम आगे बढ़ा। मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि ये हशमान जिक्री के आदमी हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरे दुश्मन हैं और यकीनन मेरी ही वजह से। ये कहकर मैंने पीछे देखा, लेकिन दूसरे लम्हे मेरी खोपड़ी फग से उड़ गई। वहाँ ना तो कोई कार थी, न कलाडिया, न इसका ड्राइवर। मैंने दूर दूर तक देखा, फिर कुर्बो जवान में देखा। दाएं बाएं कोई ऐसी जगह न थी जहाँ किसी कार को पोशीदा किया जा सके। ये क्या किस्सा है? लेकिन किसी पे गौर करने की नौयत न आई। मैंने हशमान जिक्री को देखा
जो पिस्टल मेरी तरफ ताने हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा था। मैं बदहाश था, बिल्कुल बदहाश। क्लाडिया, कार, ड्राइवर, उसकी बातें, सब ना खेल था, ना फरेब, ना मेरा वहम। मेरे सहन के किसी गोशे में क्लाडिया नहीं थी। एक लम्हे के लिए भी मैंने कभी उससे मिलने के बाद दोबारा उसके बारे में नहीं सोचा। इस वक्त वो कहाँ से आई, ये सारा खेल क्या है, मेरे तस्वर में नहीं आ रहा था। हशमान जिक्री आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास पहुंचा और बोला, हमारा तुम्हारा साथ न जाने कहाँ से कहाँ तक है। तुम चाहे कितनी ही फरार होने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हें मेरे सामने आना है। हशमान जिक्री, मेरी एक दरखास्त मान लोगे? मैंने थकी थकी आवाज में कहा। बोलो बोलो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे खत्म करने में देर मत करो। वो हंसने लगा, फिर बोला, तुम्हें खत्म करना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम अब भी चाल चल रहे हो। एक बात बताओ, कि तुम्हारे रिवाल्वर में गोलियां खत्म हो गई हैं? गोलियां खत्म नहीं हुई, मैं खुद मर चुका हूँ। आओ अपने हाथ से मेरा पिस्टल मेरी जेब से निकाल लो, ये भी हो जाएगा। चलो देखो जरा, उसने अपने साथियों से कहा और दो आदमी मेरी तरफ बढ़ गए। मैंने पिस्टल जेब से निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। ये लो। उसने पिस्टल पकड़ा। आने वाले दोनों आदमी ने बढ़ के मुझे थाम लिया। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, इस एहतियात की जरूरत नहीं, पिस्टल उठाओ और खेल खत्म करो। कर दूंगा, पहले मुझे ये तो समझने दो कि इस वक्त तुम क्या खेल खेलना चाहते हो। बहुत बड़े खिलाड़ी हो तुम, इसमें कोई शक नहीं। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम मरना नहीं चाहते, बकवास कर रहे हो। तुम कुछ भी समझो, मैं तुम्हें इसका मौका दे रहा हूँ। बस ये समझो कि मैं अब हर बाजी हार जाना चाहता हूँ। मसलन, छोड़ो जिक्री, बेकार जाया मत करो वक्त। चलो देखते हैं, इसे गाड़ी में बिठाओ। ये कहकर उसने अपने आदमी को इशारा किया। उन दोनों ने मुझे कार में बिठाया। उसने अपने साथियों से कहा, सुनो, अगर किसी भी किस्म की गड़बड़ करे तो फौरी गोली मार देना। हाँ भी, शुरू हो जाओ। क्या कहानी है तुम्हारी? बस मेरी कहानी तो काफी पीछे खत्म हो गई। अगर तुमने इस गाड़ी को नीचे गिरकर तबाह होते हुए देख लिया, और सुनो, मेरी बात गौर से सुनो जिक्री, शायद इसके बाद तुम मेरी आवाज फिर कभी ना सुन सको। तुम यकीन करो, मैंने तुमसे शिकस्त नहीं खाई। तुम या तुम्हारा दोस्त है मुझे कभी शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन मेरी आत्मा कर्ज के बोझ तले दब गई, जो इस वक्त तुम्हें शिकस्त देने के नतीजे के तौर पर मेरा साथ हो चुका है। बकवास कर रहे हो। तुम जैसे चोरों के जिम्मे कोई कर्ज नहीं होता। अगर मैं वाकई चोर हूँ, क्या मतलब? चोर तुम हो जिक्री, क्या बकवास करते हो? तुमसे बड़ा चोर कोई नहीं। मैं सरो जवाहिर या मालो दौलत के बारे में नहीं कह रहा, मैं इंसानी खून के बारे में कह रहा हूँ, जो मुझे अपनी मदाफत में बहाना पड़ा और जो मैं अपने खून से अदा करना चाहता हूँ। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान लेन देन का हिसाब है और मैं हिसाब उतारना चाहता हूँ। जिक्री खामोशी से बैठा रहा। गाड़ी कई चक्कर काटती पहाड़ी की बुलंदियों से सतह जमीन की हमार सड़क पे आ गई। मैंने गर्दन घुमा के स्वादी की तरफ देखा, वो जगह हम पीछे छोड़ आए थे जहाँ ये हादसा हुआ था। अचानक जिक्री मेरा शाना हिला के बोला, दिल के पुर्जे तलाश कर रहे हो शायद, लेकिन इस वसी सहरा में कारवां गुम हो जाया करते हैं। टूटी फूटी चीजों का पता नहीं चलता। रूह की बात करता हूँ मैं, जिसे तुम समझ नहीं सकते। बेवकूफ हकान, तुम जो कुछ कह लो, लेकिन बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। बहक रहे हो। असलन मुझे तुम्हारी लाश अब तक दरिया नील की तह में पहुंचा देनी चाहिए, लेकिन तुम खुद जान से बेजार होकर मुझे मुश्तिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हो। लगाते रहो। मैं भी जरा मुख्तलिफ किस्म की खिलाड़ी हूँ। मैं भी तुम्हें इस जहनी कुब से निजात दिलाने के लिए तैयार नहीं जिसमें तुम मुब्तला हो। शुक्रिया, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साथ ताउन करके मैं जुराइम पेशा नहीं बन सकता, और न तुम्हें इस काबिल समझता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मुहासराई में मसरूफ रहूँ उस वक्त तक जब तक मैं कानून के मुहाफिज की हैसियत इख्तियार नहीं कर लूँ। जरा एक मिनट रुको। उसने मेरे अल्फाज की तलही को नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ बोलो। तुम मेरा कर्ज उतारना चाहते हो ना, तो इसके लिए जिंदगी जैसी बेशकीमत चीज पेश करने की क्या जरूरत? मेरा कर्ज तुम उतार सकते हो, वहीं जाना चाहता हूँ मैं। वो तख्ती मुझे दे दो। मैंने कोई जवाब न दिया, खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक सुबह होती जा रही थी। हशमान जिक्री ने मुझे आसमान की तरफ देखते पाकर कहा, शुक्र अदा करो जिक्री, तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ा रहा है, वरना तुम तो सिर्फ इस काबिल हो कि तुम्हारी खाल खिंचवा दी जाए। इसमें क्या शक है? तुमसे ज्यादा रहमदिल जलाद इससे पहले कभी पैदा ना हुआ है। ठीक है, बकते रहो, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें सिर्फ तख्ती के बारे में बात करनी चाहिए। वो मेरे पास नहीं, जहाँ भी है वो तुम्हें वहाँ से मुझे देनी है। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 48 घंटों का वक्त दे सकता हूँ। उसने गर्दन घुमा के अपने एक आदमी की तरफ देखा। उस शख्स ने मेरे मुंह पे टेप चिपकाया। मैंने कोई अमल ना किया। न जाने इस नए अमल का क्या मतलब था। जिक्री ने हाथ बढ़ा के दोनों तरफ की खिड़कियों के पर्दे खींचे। बहरहाल फिर गाड़ी हशमान जिक्री के महल के फाटक के अंदर दाखिल हुई।
मैं खुली आंखों से फिर खुद को उसी जिंदाने बला में गिरफ्तार होते देख रहा था। डेवरी में पहुंचकर गाड़ी रुकी। जिक्री दरवाजा खोल के बाहर निकला, मुझे उतरने का इशारा किया। करीब आके एक आदमी से बोला, टेप का सिरा नोच लो। मैंने टेप नोचकर फेंकते हुए कहा, शुक्रिया दोस्त। उसने मेरा बाजू थामा, डेवरी में दाखिल हुआ। कार के अंदर टेप लगाने का मकसद ये हो सकता था कि आबादी में दाखिल होने के बाद मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश ना करूं। मैंने उन आदमी को देखा जो मेरे पीछे पिस्टल लिए चल रहे थे। तवील सहन राहदारियां तय करते हुए आखिर वो मुझे उसी दलान में ले आए जहां से मैं फरार हुआ था। सुर्ख कालीनों वाले कमरे का दरवाजा खोलकर उसने अमीना के अशरत कदे में दाखिल होते हुए मेरी तरफ देखा। कुछ इशार पढ़ने लगा। उसने कहा, नगमे के बाद जहन में आवाज मुरत्तिश होती है, पत्ती मुरझाने के बाद ज्यादा आराम और सुकून होता है, उसके जाने के बाद उनकी याद। क्या हसीन इशार हैं, वाकई बड़ी खूबियों के हामिल हो। उसने खौफनाक कहका लगाया और मेरी आवाज दब गई। 48 घंटे। अगर तुमने तहती फराहम न की तो देख लोगे कि कत्ल गाहें क्या होती हैं। काफी देर तक वो मुझसे बातें करता रहा। इसी दौरान उसने सिगरेट केस निकाला, लाइटर जेब से निकाल के फेंका। उसके बाद अपनी जगह से उठकर चला गया। मैं आगे बढ़ के सोफे पे बैठ गया। मैं तो समझता था कि तुमने खुदकुशी कर ली होगी। तुम इसके सिवा और सोच भी क्या सकते हो। अमीना याद आ रही है, वो बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है? जिंदगी के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक यादों से होता है। हाँ क्यों नहीं। मैंने तुम्हें केर्स के इशार सुनाए थे। मालूम होता है आगाज़े शबाब में तुम भी इंसानियत की सरहदों से गुजरे होगे। ऐसे जैसे आदमखोर चीता भटक के किसी आबादी में आता है और आदमजात की पजीराई से हाइफ होके भाग जाता है, फिर पलटकर नहीं देखता। माय डियर खशमान जिक्री, इंसानियत मुसलसल बुराइयों से परहेज का नाम है। क्या उम्दा बातें करते हो। खुदावंद आलम, कहाँ भटक रहा हूँ मैं। एक तरफ बुद्ध मत के पैरोकार मुझे अपना पेशवा बनाना चाहते हैं और मेहतर बुद्ध का दर्जा देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मुझ पे अपने पुरअसार अमल के दरवाजे खोल रखे हैं। दूसरी जानिब कलाडिया मुझे मेरी बुराइयों से रोकना चाहती है। तीसरी जानिब मोहब्बत का ये शदीद एहसास जो मेरे दिल में अमीना के लिए अभी तक मौजूद है, मेरे हौसले पस्त कर रहा है। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, तुमसे ज्यादा मकार इंसान रुए इंसान पे कोई दूसरा ना होगा। खशमान जिक्री, सुनो, बहुत कुछ कहते रहो, मैं बर्दाश्त करता रहूं। अब भी मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा। आखिरी हद तक कोशिश करूंगा कि तुम दोस्तों की तरह मुझसे बात करो, और जब देखूंगा कि इसमें नाकाम रहा, तुम भूखे भी होगे, पहले मुझे तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करना चाहिए। रहने दो जिक्री, ये 48 घंटे गुजर जाएंगे। मेरा ख्याल है 12 घंटे गुजर गए, 36 घंटे और गुजर जाएंगे। इसके बाद तो मुझे मरना है। क्यों ना भूखा प्यासा मर जाऊं। तुम जिंदा रहने की कोशिश क्यों नहीं करते। कैसे करूं। तख्ती मेरे हवाले कर दिए। कहाँ से लाऊं वो तख्ती। देखो बकवास मत करो, मुझे गुस्सा आ सकता है। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें कुछ भी आए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर एक बात कान खोल के सुनो कि मैं तुमसे अपनी 3 और 4 7 और 7 और 4 11 आदमियों के कत्ल का भयानक इंतकाम लूंगा। मेरे होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, 11 हुए हैं अब तक। तुम्हें याद नहीं, कौन याद रखता है। लेकिन एक ख्वाहिश जरूर है दिल में, ये कत्ल पूरे 12 होने चाहिए। इसका मतलब है अभी मुझे को चूहा मारना है। देखते रहो, ख्वाब देखते रहो। मैं वो कर रहा हूँ जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। वो क्या है। तुम्हारे साथ रियायत। हालांकि मेरे साथ तुम्हारा सलूक वो नहीं होना चाहिए। ये ख्वाब नहीं, तुम यकीन करो। ये देखो, मेरा हाथ देखो। मैंने अपनी हथेली फैलाते हुए कहा, इस हाथ से अब ये कत्ल होना चाहिए। खशमान जिक्री, और वो कत्ल तुम्हारे सिवा किसी और का ना होगा। वो दांत पीसने लगा। फिर वो सोफे से उठा, गुस्से से मेरी तरफ देखा। पहली तार ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। खशमान जिक्री के जाने के बाद देर तक मैं खामोश बैठा, मुख्तलिफ सोचों में गुम था। यहाँ जिस जगह पे मैं मौजूद था, मेरी जिंदगी के हसीन तरीन लम्हात गुजरे थे। अमीना की मौत नाकाबिले फरामोश थी, और वो बेचारा टैक्सी ड्राइवर जो घर से रोजी कमाने के लिए निकला, ऐसे मेरे जाल में फंसा के फिर जिंदा अपने घर जा न सका। क्या ही दर्दनाक इख्तिताम था इन दोनों का। अमीना के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। वो थी भी इतनी प्यारी, मोहब्बत करने वाली। सच्ची बात यह है कि इसकी मौत ने बुरी तरह दिल तोड़ दिया। अब उसके बाद क्लाडिया, एक नया खेल शुरू हुआ था। हैरानकुन बात थी, क्लाडिया के अल्फाज में कभी भूल नहीं सकता था। अचानक मेरे ज़हन में कुछ ख्यालात आए। ये ख्यालात मेरे लिए हैरानकुन थे। क्लाडिया ने कहा कि वो मेरी तमाम मसरूफियात से वाकिफ है। हकीकत ये थी कि किलकिते में इन लम्हात में जब मैं मुश्किलात में फंसा हुआ था, उसके बाद बम्बई में जब सुल्तान चचा अपने दोस्त के मसले में मसरूफ था, मुझे कुछ अनोखा एहसास होता रहा। बिल्कुल ऐसा एहसास जैसे कोई मेरे साथ हो। 2 आंखें मुझे देखती रही हूँ। एक बार भी मैंने एहसास को कोई अहमियत न दी, लेकिन अब मुझे वो आंखें याद आ रही थी क्योंकि मैंने उन्हें निकाब के पीछे से देखा था। ए खुदा, ये क्लाडिया मेरा ताकुब क्यों कर रही है। उसने जिस अंदाज में मुझसे कहा, इससे जाहिर होता था कि मेरी अहमियत उसकी नजरों में कुछ और है। फेवरी, उसके बाद आलिया, फिर अमीना और अब क्लाडिया।
मेरे होंठ खुश्क होने लगे। शायद मुझे प्यास महसूस हो रही थी। इस कमरे में पानी या पीने की कोई चीज न थी। यहाँ इस जगह सागिर और मीना का हजूम रहता था, मगर इस वक्त गिलास तक मौजूद न था। आतिशदान बंद कराया गया, गार्डन्स बंद पड़ा था। मैं सर पकड़ के बैठा। जितना वक्त गुजरता जा रहा था, प्यास नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। थोड़ी देर तक मेरा दिल डूबता रहा। मैंने टांगे ऊपर घसीटी, सोफे पे दराज हुआ। नकाहत से मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। अब मेरा दिलो दिमाग एक सकरात की सी कैफियत महसूस कर रहा था। अचानक मेरी नथनों से एक खुशबू टकराई, चंपा की खुशबू। मेरा दिमाग मुअत्तर हुआ। मैंने बेख्तियार आंखें खोली, चौंक के सीधा हुआ। वो मेरे सामने मौजूद था। वरदान सदानी मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मेरी उससे नजरें मिली, वो सर झुका के बोला, क्या खोया क्या पाया धनराज। मैं जल्दी से उठ के बैठा, मायूसू के अंधेरों में मौत की जानिब कदम कदम बढ़ते हुए। अगर कोई ऐसा रूप नजर आ जाए जिसमें जिंदगी छुपी हुई हो, तो इंसान फितरी तौर पे उसी जानिब बढ़ता है। अगर वो ऐसा ना करे तो फिर उसे इंसान ना कहा जाए, क्योंकि बाकी सब मकरो फरेब और झूठ होता है। मैं पुरमुसरत लहजे में बोला, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। वरदान सदानी, होने और पानी का चक्कर तो चलता ही रहता है। अदम नमो सतो। उसके मुंह से आवाज निकली। उसने कांच की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर एक पीतल का गिलास उठाकर मेरे हाथ में दिया, जो दूध के शरबत से भरा था। मैंने बदहासी से गिलास उसके हाथ से लिया, होंठों से लगाकर पीना शुरू किया। क्या बताऊं, उसकी खुशबू, लज्जत अल्फाज से बालातर है। मैं इस खुशबू और लज्जत को मरते वक्त तक भुला न सकूंगा। मैंने जल्दी जल्दी गिलास खाली करके वरदान सदानी को देखा। मेरे मुंह से आवाज निकली, बहुत शुक्रिया, वाकई मुझे इस वक्त इसकी अशद जरूरत थी। उसने गिलास मेरे हाथ से लेके कांच में रखा और बोला, अब क्या इरादा है धर्मराज। मेरा इरादा? मैंने हंस के कहा, हाँ सही बताऊं, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो कुछ मुझे बताएंगे सही बताएंगे। मैं एक और कत्ल करना चाहता हूँ। उसने दोनों हाथ कानों पे रखे, फिर बोला, नहीं धर्मराज, जिंदगियां लेना अच्छा काम नहीं होता।